रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, कुछ दिमाग ऐसे भी होते हैं जो तब जागते हैं और उनके अंदर पल रही होती है एक प्यास, इंसानी खून की प्यास। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें हम इंसान कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो इंसानियत के हर उसूल, हर इमोशन को मिटा देता है। टॉकिंग विद सीरियल किलर्स एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ना नहीं, फील करना पड़ता है। क्रिस्टोफर बेरीडी, एक फियरलेस क्राइम जर्नलिस्ट, उस अंधेरे के इतना करीब चला गया जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं। उसने फेस टू फेस बैठकर बात की उन मॉन्स्टर्स से जिन्होंने सिर्फ लोगों को मारा नहीं, उन्हें टुकड़ों में बांटा, टॉर्चर किया और फिर बड़ी सादगी से जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपनी जिंदगी जीते रहे। इमेजिन करो, एक बंद इंटरोगेशन रूम है। एक तरफ जर्नलिस्ट और दूसरी तरफ बैठा है एक ऐसा सीरियल किलर जो आपको घूर रहा है, मुस्कुरा रहा है और फिर धीरे से बोलता है, डू यू वॉन्ट टू नो हाउ आई किल्ड हर? उस पल जर्नलिस्ट का पेन भी कांप उठता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो हिस्ट्री से बात कर रहा है, एक ऐसी हिस्ट्री जो खून से लिखी गई है। हर चैप्टर इस किताब का एक नया दरवाजा खोलता है। कहीं एक चार्मिंग किलर है जो दिखने में एक पॉलिटिशियन जैसा है, तो कहीं एक ऐसी औरत जो पहले प्यार करती है फिर मौत देती है। कुछ किलर्स इतने कैलकुलेटिव होते हैं कि उनकी हर मर्डर एक स्ट्रेटजी की तरह लगती है, और कुछ इतने अनप्रेडिक्टेबल कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि कब वो अपना अगला शिकार बना लेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, एम्पैथी की पूरी तरह से कमी। इनके लिए इंसान सिर्फ एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट, एक मिशन। इस किताब की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये आपको दिखाती है कि ईविल हमेशा दूर नहीं होता। कभी कभी वो आपके सामने बैठा होता है, आपकी तरह बोलता है, हंसता है और अंदर ही अंदर किसी और की मौत प्लान कर रहा होता है। टॉकिंग विद सीरियल किलर्स एक ऑर्डिनरी क्राइम बुक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है जर्नलिस्ट और किलर के बीच। एक ऐसी जर्नी है जहां हर पन्ना आपको रियलिटी के और करीब ले जाता है, और सच इतना डरावना होता है कि आप उसे रात में सोच भी नहीं सकते। क्या आप तैयार हैं उस डार्कनेस में उतरने के लिए जहां इंसान के चेहरे ओढ़े हैवान छुपे हैं? क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सच है। चैप्टर 1, व्हाट इज अ सीरियल किलर? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक इंसान को सीरियल किलर कौन बनाता है? ऐसा क्या होता है कि कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों की जान लेता है, वो भी ठंडे दिमाग से, बिना किसी पछतावे के? ये कहानी सिर्फ खून और हेडलाइंस की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे अंधेरे दिमाग की जो आम इंसानों की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, क्रूर और संवेदनाहीन होता है। क्रिस्टोफर बेरीडी इस चैप्टर में हमें समझाते हैं कि सीरियल किलर आखिर होता कौन है। हर कोई जो किसी को मारता है वो सीरियल किलर नहीं होता। सीरियल किलर उसे कहते हैं जो कम से कम 3 हत्याएं करता है, वो भी अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, और हर मर्डर के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। मतलब ये कोई गुस्से में किया गया अचानक वाला क्राइम नहीं है, ये पूरी तरह से प्लान्ड, कैलकुलेटेड और डीपली डिस्टर्बिंग पैटर्न होता है। ये वो लोग हैं जो मर्डर को एक हैबिट की तरह रिपीट करते हैं, जैसे किसी की जिंदगी लेना उनके अंदर की भूख को शांत करता हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये लोग दिखने में आम इंसानों जैसे होते हैं। अच्छे कपड़े, फैमिली, जॉब, दोस्त, सब कुछ होता है इनके पास, लेकिन अंदर से ये एक ऐसा वॉइड लेकर चलते हैं जहां इंसानियत का नामो निशान तक नहीं होता। कुछ सीरियल किलर्स पावर के लिए मारते हैं, कुछ लस्ट के लिए, कुछ रिवेंज के लिए, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है। डेनिस रीडर, जिसे दुनिया बीटी के किलर के नाम से जानती है, एक चर्च मेंबर, लविंग फादर और रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय था। लेकिन उसकी दूसरी आइडेंटिटी थी एक मॉन्स्टर जो लोगों को बाइंड करता था, टॉर्चर करता था
और फिर मार देता था। क्रिस्टोफर बेरीडी बताते हैं कि ज्यादातर सीरियल किलर्स में एक चीज कॉमन होती है, रिमोर्स की पूरी कमी। उन्हें अपने के पर कोई गिल्ट नहीं होता, उल्टा उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक ऐसा थ्रिल जो बार बार हत्या करने के लिए उन्हें मजबूर करता है। कुछ किलर्स से उन्होंने खुद जेल में बैठकर बातचीत की और उन कन्वर्सेशन से जो बात सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। एक ने कहा, पहला मर्डर करना डरावना था, लेकिन दूसरा थोड़ा आसान लगा, तीसरे पर तो सब नॉर्मल लगने लगा। सोचिए, किसी की जान लेना इनके लिए कैसे नॉर्मल हो सकता है, लेकिन यही इनका सच है। ये लोग मर्डर को रूटीन बना लेते हैं, एक ऐसी हैबिट जो उन्हें एक्साइटमेंट और पावर का एहसास कराती है। लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी ऐसे केसेस को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि क्राइम्स अलग अलग जगहों पर होते हैं और टाइम गैप होता है। इसलिए कई बार ये पकड़ में नहीं आते। जब तक पुलिस डॉट्स कनेक्ट करती है, तब तक कई मासूमों की जान जा चुकी होती है। बेरीडी इस पूरे चैप्टर में एक बात साफ करते हैं, सीरियल किलर्स दिखने में आपकी तरह, मेरी तरह हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की डार्कनेस उन्हें एक वॉकिंग डेंजर बना देती है। वो चार्म कर सकते हैं, ट्रस्ट जीत सकते हैं, लेकिन अंदर से वो इमोशनली डेड होते हैं। चैप्टर के एंड में हम एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ से रूबरू होते हैं। ईविल हमेशा डरावना चेहरा लेकर नहीं आता, कई बार वो स्माइल के पीछे छिपा होता है। तो जब अगली बार आप सीरियल किलर शब्द सुने, तो सिर्फ क्राइम की बात ना करें, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीजें हमें दिखती हैं वो हमेशा सच नहीं होती। चैप्टर 2, ऑल शेप्स एंड साइजेस। जब हम सीरियल किलर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास इमेज ऑटोमेटिकली बन जाती है। कोई डरावना इंसान जिसकी आंखों में पागलपन हो, जिसके चेहरे पर वहशीपन साफ झलकता हो, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। ऑल शेप्स एंड साइजेस हमें एक ब्रूटल रियलिटी से फेस कराता है। सीरियल किलर्स किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। वो बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी, महिला भी हो सकती है, या कोई साफ सुथरे सूट में दिखने वाला कॉर्पोरेट आदमी। ईविल डजंट हैव अ फिक्स्ड फेस, और शायद यही बात इन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाती है। क्रिस्टोफर बेरीडी बताते हैं कि मीडिया ने सीरियल किलर्स को एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप में ढाल दिया है, लेकिन जब आप रियल लाइफ केसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो समझ आता है कि ये लोग किसी भी शेप, साइज, जेंडर या बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं। एक उदाहरण है एलीन वुरनोस का, एक महिला सीरियल किलर जिसने फ्लोरिडा की सड़कों पर कई मर्दों की जान ले ली। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसने दावा किया कि उसने सेल्फ डिफेंस में मारा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने धीरे धीरे रिवील किया कि वो किलिंग्स कोल्ड ब्लडेड ऑन प्लान्ड थी। फिर आता है हेरोल्ड शिपमैन, एक ब्रिटिश डॉक्टर जिसने 200 से ज्यादा पेशेंट्स को मारा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिससे लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद रखते हैं, वही उनकी जान ले रहा था, और वो भी बड़ी चुपचाप, बिना किसी शक के। इस चैप्टर में बेरीडी यही दिखाना चाहते हैं कि आप एक सीरियल किलर को सिर्फ उसके लुक्स से जज नहीं कर सकते। ये लोग सोसाइटी के हर हिस्से में छिपे हो सकते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, या कोई स्वीट लुकिंग ग्रैंडमा भी। सीरियल किलर्स के अंदर जो डार्कनेस होती है वो बाहर से नहीं दिखती, और यही बात उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है। कुछ किलर्स कैरिज्मेटिक होते हैं, जैसे टेड बंडी। लड़कियां उसे चार्मिंग मानती थीं और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दरअसल एक मॉन्स्टर है। वो अपने चार्म का यूज करता था विक्टिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर उन्हें ब्रूटली किल कर देता था। इस चैप्टर में ऑथर एक और खतरनाक सच्चाई सामने रखते हैं कि कई बार ये किलर्स मेंटली अनस्टेबल नहीं होते, वो पूरी तरह सेंसिबल होते हैं। उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास मोटिव होता है, प्लानिंग होती है, और एग्जीक्यूशन में एक चिलिंग कैल्मनेस होती है।
ऑल शेप्स एंड साइजेस ये समझाने की कोशिश करता है कि ईविल सिर्फ पागलपन नहीं होता, कई बार वो लॉजिक और कंट्रोल के साथ आता है। और जब कोई किलर इतने कंट्रोल में हो तो उसे पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। क्रिस्टोफर बैरीडी हमें ये भी बताते हैं कि कई बार ये लोग इतने नॉर्मल दिखते हैं कि उनके पड़ोसी तक शॉक हो जाते हैं जब सच सामने आता है। जैसे वो तो बड़ा हेल्पफुल था, हमेशा नमस्ते करता था, बिल्कुल फैमिली मैन था, लेकिन अंदर से वो सीरियल किलर था। ये चैप्टर एक क्लियर वार्निंग है कि हमें कभी भी किसी को सिर्फ उसके दिखावे से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईविल किसी भी फॉर्म में डिस्गाइज होकर आ सकता है। सीरियल किलर्स कोई मिथिकल क्रिएचर्स नहीं हैं, वो इंसान ही होते हैं हमारे आसपास, हमारी दुनिया में, और उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उन्हें सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। तो अगली बार जब आप सोचें कि सीरियल किलर कैसा दिखता है, तो याद रखें वो किसी भी शेप, साइज या लुक में हो सकता है, और शायद आप उसे पहचान भी ना पाएं जब तक बहुत देर ना हो जाए। चैप्टर 3 द होमिसाइडल ब्रेन। क्या किसी इंसान का दिमाग उसे कातिल बना सकता है? क्या ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उसे यह तय करने पर मजबूर करता है कि अब वो किसी की जान लेगा? चैप्टर 3 द होमिसाइडल ब्रेन हमें इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने में ले जाता है जहां से हिंसा की शुरुआत होती है। क्रिस्टोफर बैरीडी इस चैप्टर में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या सीरियल किलर्स के ब्रेन सच में बाकी लोगों से अलग होते हैं? साइंस कहती है हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने कई ऐसे सीरियल किलर्स के ब्रेन स्कैन किए हैं और उन्हें ये पता चला कि कुछ खास एरियाज जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला इन लोगों में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमें एम्पैथी फील कराता है। लेकिन सीरियल किलर्स में ये एरिया या तो कम एक्टिव होता है या डैमेज्ड होता है, और इसी वजह से वो दूसरों की तकलीफ महसूस ही नहीं कर पाते। कोई गिल्ट, कोई शेम नहीं होता। एमिगडाला जो फियर और एग्रेशन को कंट्रोल करता है, वो भी एबनॉर्मल पैटर्न्स शो करता है। इसका मतलब ये लोग खतरा महसूस नहीं करते और वायलेंस से डरते नहीं। उल्टा कई बार उन्हें थ्रिल मिलता है किसी की जिंदगी को अपने हाथ में लेने का। ऑथर हमें रियल लाइफ केसेस के जरिए ये समझाते हैं कि कैसे कुछ सीरियल किलर्स ने बचपन में सिर पर चोट खाई थी, जिससे उनके दिमाग में परमानेंट डैमेज हुआ। जैसे कि जॉन वेन गैसी जो बाहर से एक क्लाउन बनकर बच्चों का एंटरटेनर था, लेकिन अंदर से एक ब्रूटल किलर था। ऐसा माना जाता है कि बचपन में सिर पर चोट लगने के बाद उसकी पर्सनैलिटी बदल गई थी। लेकिन क्या ब्रेन एबनॉर्मैलिटी ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है? नहीं। बैरीडी इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात उठाते हैं कि कई सीरियल किलर्स परफेक्टली नॉर्मल ब्रेन्स रखते हैं, फिर भी वो मासूमों को मारते हैं। इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी के साथ साथ एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग और पर्सनल ट्रॉमा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक ऐसा ही केस है टेड बंडी का। उसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल था, वो इंटेलिजेंट था, एजुकेटेड था, लेकिन उसके अंदर एम्पैथी की कमी थी। उसने अपने ही हाथों से 30 से ज्यादा लड़कियों की जान ली और एक बार भी अफसोस नहीं किया। चैप्टर का सबसे चिलिंग हिस्सा तब आता है जब बैरीडी बताते हैं कि कुछ सीरियल किलर्स अपने विक्टिम्स के साथ वायलेंट एक्ट्स करने से पहले डीप सेंस ऑफ कैल्म फील करते हैं, जैसे उनका दिमाग उन्हें ये कह रहा हो, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि सीरियल किलर्स में एक केमिकल इंबैलेंस भी होता है, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में गड़बड़ी। ये इंबैलेंस उन्हें वायलेंस से प्लेजर फील कराता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान जिसके दिमाग में ये एबनॉर्मैलिटीज हों वो किलर बन जाएगा। बैरीडी बताते हैं कि द होमिसाइडल ब्रेन एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अकेला रीजन नहीं होता। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। ब्रेन डिफेक्ट्स, इमोशनल नेग्लेक्ट, एब्यूसिव चाइल्डहुड और कभी-कभी सिर्फ चॉइस टू किल। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि ईविल सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपके दिमाग की गलियों में छुपा हो सकता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो इंसान मॉन्स्टर बन जाता है। द होमिसाइडल ब्रेन आखिर में कोई मिथ नहीं है, वो एक साइंटिफिक रियलिटी है,
लेकिन उस रियलिटी को समझना, डीकोड करना और वक्त रहते पहचानना ही असली चैलेंज है। चैप्टर 4, जॉन रेजिनाल्ड हॉलिडे क्रिस्टी। एक आदमी जिसकी आंखों में सन्नाटा था, आवाज में नरमी और चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, जो पड़ोसियों को दवाइयों की सलाह देता था, पोलाइटली बात करता था और अपनी बीवी के साथ एक छोटी सी शांत जिंदगी जीता था। लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा अंधकार था जिसने लंदन की गलियों को दहला दिया। जॉन रेजिनाल्ड हॉलिडे क्रिस्टी एक ऐसा नाम है जो आज भी ब्रिटिश क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे स्याह चेहरा माना जाता है। क्रिस्टोफर बैरी इस चैप्टर में क्रिस्टी की स्टोरी को डिसेक्ट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी से लेकर उसके क्राइम्स तक। क्रिस्टी का जन्म 1899 में हुआ था। बचपन से ही वो इंट्रोवर्ट था, ज्यादा बात नहीं करता था, अकेले रहता था और हमेशा कंट्रोल में रहता था। लेकिन इस खामोशी के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो शैतानी था। उसने अपने जीवन में कई जॉब्स की, क्लर्क, सोल्जर, पोस्टमैन, लेकिन किसी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। और फिर आया वो दौर जब उसने खुद को डॉक्टर के रूप में प्रेजेंट करना शुरू किया, लोगों को गैस इनहेलेशन के बहाने अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसका तरीका किलिंग का बेहद साइलेंट और चिलिंग था। वो महिलाओं को अपने घर बुलाता, उन्हें कहता कि वो उनका इलाज करेगा और फिर गैस से बेहोश करके उन्हें मार डालता, कभी स्ट्रैंगुलेशन से तो कभी सफोकेशन से। वो बॉडीज को अपने घर में ही छुपा देता, कभी गार्डन में, कभी वॉल के पीछे तो कभी फ्लोर बोर्ड्स के नीचे। इमेजिन कीजिए, एक नॉर्मल लुकिंग फ्लैट में लोग आते जाते हैं और वहीं दीवारों के पीछे लाशें सड़ रही हैं। एक पॉइंट पर क्रिस्टी ने अपनी ही बीवी एथल को भी मार दिया। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी बीवी की बॉडी को घर में छुपाकर उसी घर में रहना जारी रखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्रिस्टी की कन्निंग नेचर ने एक और इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, टिमोथी एवंस। एवंस क्रिस्टी के फ्लैट में रहता था। जब उसकी बीवी और बच्ची की लाश मिली तो पुलिस ने शक एवंस पर किया और क्रिस्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ब्लेम कर दिया। एवंस को गिल्टी माना गया और फांसी दे दी गई। ईयर्स लेटर जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सच्चा किलर क्रिस्टी था। उसने उस वक्त तक कई और मर्डर्स कर दिए थे और सभी विक्टिम्स मोस्टली यंग वुमेन थीं, जिन्हें वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था और फिर मार डालता था। क्रिस्टोफर बैरी इस चैप्टर में एक चिलिंग ऑब्जर्वेशन देते हैं कि क्रिस्टी को कभी भी रिमोर्स नहीं हुआ। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, वो कैलम था। उसने अपने क्राइम्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, जैसे वो कोई रिपोर्ट दे रहा हो, ना कि अपने कुकर्मों की कन्फेशन। उसका दिमाग एकदम कंट्रोल्ड था, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, सिर्फ कोल्ड लॉजिक। साइकाइट्रिस्ट्स ने उसे सेक्सुअल सैडिस्ट और नेक्रोफिलियक डिक्लेयर किया, यानी वो महिलाओं को मारने के बाद भी उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उसकी मेंटल पैथोलॉजी इतनी ट्विस्टेड थी कि वो खुद को इनोसेंट मानता रहा और दूसरों को ब्लेम करता रहा। 1953 में आखिरकार क्रिस्टी को फांसी दे दी गई, लेकिन जो स्कार्स उसने सोसाइटी में छोड़े वो आज भी फेड नहीं हुए हैं। ये चैप्टर एक टेरिफाइंग रिमाइंडर है कि एक सीरियल किलर हमेशा किसी जंगल या सुनसान रास्ते में नहीं छिपा होता। कई बार वो आपके पड़ोस में रहता है, पोलाइट होकर बातें करता है और आपकी ही सोसाइटी में शांति से घुल मिल जाता है। क्रिस्टी की कहानी यही सिखाती है कि ईविल कभी-कभी सबसे शांत और साधारण चेहरे के पीछे छुपा होता है और जब वो सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 5, पीटर कर्टन। जर्मनी की सड़कों पर एक साया घूम रहा था, रात के अंधेरे में, धीरे धीरे, बिल्कुल शांति के साथ। और जब सुबह होती तो किसी मासूम की लाश खून में सनी हुई अखबार की हेडलाइन बन जाती, पीटर कर्टन, द वैम्पायर ऑफ ड्यूसलडॉर्फ। एक ऐसा नाम जिसने पूरे जर्मनी को दहशत में डाल दिया था। लेकिन वो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल पजल था, एक इंसानी राक्षस जिसके अंदर हिंसा का सागर उफान मार रहा था। क्रिस्टोफर बैरी इस चैप्टर में कर्टन की ओरिजिन स्टोरी से शुरुआत करते हैं। उसका बचपन एक डरावना नाइटमेयर था। गरीबी, मारपीट, शराबी पिता और सेक्सुअल एब्यूज।
उसने वो सब झेला जो किसी भी बच्चे की आत्मा को तोड़ सकता है। कोर्टन ने बहुत जल्दी अपनी इंसानियत खो दी। वो जानवरों को टॉर्चर करता, उन्हें मारता और उससे उसे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती थी। और यही डिस्टर्बिंग प्लेजर धीरे धीरे इंसानों की तरफ शिफ्ट हो गया। 1929 और 1930 के बीच पीटर कोर्टन ने ड्यूसलडॉर्फ में ऐसी दहशत फैलाई जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। वो महिलाओं और बच्चों को टारगेट करता, उन्हें फॉलो करता, अचानक हमला करता और फिर ब्रूटल तरीके से उन्हें मार डालता। लेकिन जो चीज उसे बाकी सीरियल किलर्स से अलग बनाती है वो है उसका माइंडसेट। पीटर कोर्टन को किलिंग से सिर्फ पावर या कंट्रोल नहीं चाहिए था, उसे खून देखने में प्लेजर मिलता था। हाँ, लिटरली वो खुद को वैम्पायर मानता था। कई बार उसने अपने विक्टिम्स का खून पिया और उससे एक सेक्सुअल थ्रिल महसूस किया। एक इंटरव्यू में कोर्टन ने कहा था, जब मैं किसी को मारता था और उनका खून बहता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे रिलीज कर दिया हो। क्या आप सोच सकते हैं, एक इंसान जो दूसरों की सफरिंग से ऑर्गेज़मिक प्लेजर महसूस करता है। बैरी डी बताते हैं कि कोर्टन का दिमाग ट्विस्टेड लॉजिक से भरा था। वो खुद को गलत नहीं मानता था, उसे लगता था कि वो बस वही कर रहा है जो उसकी नेचर में लिखा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अपने क्राइम्स के बाद बिल्कुल कैलन रहता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो खुद पुलिस स्टेशनों के पास खड़ा होकर रिपोर्ट्स सुनता, अपनी तारीफें सुनता और फिर मुस्कुराकर घर चला जाता। कोर्टन की नार्सिसिज्म इतनी इंटेंस थी कि जब उसने खुद को सरेंडर किया तो उसने एक डिमांड रखी। उसने पूछा, 1931 में उसे मौत की सजा मिली, गिलोटीन से उसका सिर काटा गया, लेकिन उसका नाम, उसकी कहानी और उसका पागलपन आज भी दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट्स, क्रिमिनोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए एक रहस्य है। पीटर कोर्टन ने दिखाया कि एक इंसान के अंदर का हैवान कितनी गहराई तक छिप सकता है। उसकी कहानी एक वार्निंग है कि मॉन्स्टर हमेशा जंगल में नहीं रहते, कुछ समाज के बीच में भी छिपे होते हैं, साजिशें बुनते हुए, इंतजार करते हुए। चैप्टर 6, नेविल जॉर्ज क्लीवली हीथ। सन 1946, लंदन, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। लोग जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जब दुनिया पीस की तलाश में थी, एक ऐसा आदमी सामने आया जिसकी मुस्कान में चार्म था, बातों में सोफिस्टिकेशन और अंदर छुपा था एक ऐसा दरिंदा जिसकी दरिंदगी ने सबको हिलाकर रख दिया। उसका नाम था नेविल जॉर्ज क्लीवली हीथ, एक स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड ex-RAF ऑफिसर। लड़कियां उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड होती थी। उसकी आवाज में कैलमनेस थी, उसका डेमिनर बिल्कुल जेंटलमैन जैसा। लेकिन यही चार्म उसका सबसे बड़ा वेपन था। क्रिस्टोफर बैरी डी इस चैप्टर में बताते हैं कि हीथ कैसे ड्यूल पर्सनैलिटी में जी रहा था। एक तरफ वो पॉलिश्ड और आर्टिकुलेट था, दूसरी तरफ उसके अंदर एक वायलेंट साइकोपैथ छिपा था जो महिलाओं को कंट्रोल करना चाहता था परमानेंटली। उसकी पहली नॉन विक्टिम थी मार्जरी गार्डनर। जुलाई 1946 में उसकी बॉडी एक होटल रूम में मिली, पूरी तरह ब्रूटलाइज्ड। शरीर पर सिगरेट बर्न्स, लेदर व्हिप के निशान और मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि मार्जरी के साथ उसने रिचुअलिस्टिक टॉर्चर किया था। हीथ कोई इंपल्सिव किलर नहीं था। वो प्लान करता था, कंट्रोल में रहता था और हर डिटेल का मजा लेता था। इसके कुछ हफ्तों बाद एक और बॉडी मिली, डोरीन मार्शल। सेम पैटर्न, सेम टॉर्चर, सेम लेदर व्हिप मार्क्स। पुलिस अब समझ चुकी थी कि ये एक सैडिस्टिक सीरियल किलर का काम है। और फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। क्लूज हीथ के एक्सपेंसिव टेस्ट की तरफ इशारा कर रहे थे, फाइन होटल्स, टेलर्ड सूट्स और पॉलिश्ड मैनर्स। आखिरकार एक होटल रिसेप्शनिस्ट की शार्प मेमोरी ने हीथ की पहचान कर दी। जब पुलिस ने नेविल हीथ को इंट्रोगेट किया तो उसने पूरी कहानी बता दी, कैलमली, मैटर ऑफ फैक्ट स्टाइल में। कोई गिल्ट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जैसे कोई नॉवेल सुनाया जा रहा हो। हीथ ने कहा कि उसे कंट्रोल चाहिए था। उसे थ्रिल मिलता था जब वो किसी हेल्पलेस लड़की पर एब्सोल्यूट पावर महसूस करता था। I couldn't stop myself. Once I started, I had to finish it. कोर्ट रूम में नेविल हीथ ने खुद को एक नार्सिसिस्टिक एक्टर की तरह प्रेजेंट किया।
लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना पॉलिश्ड और चार्मिंग इंसान इतना क्रूड हो सकता है। लेकिन जब सारे एविडेंस सामने आए तब कोई डाउट नहीं बचा। उसे गिल्टी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। आखिरी पल तक हीथ रिमोर्सफुल नहीं था। फांसी से पहले उसने गार्ड से कहा, "Well, goodbye, old chap. I'll see you on the other side." हीथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि डेंजर हमेशा डरावने चेहरे में नहीं आता। कई बार वो एलिगेंस की शक्ल में आता है, सलीके से ड्रेस्ड होता है और आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है। क्रिस्टोफर बैरी डीज चैप्टर के अंत में एक चिलिंग लाइन कहते हैं, "Neil Heath didn't just kill women. He destroyed their souls, piece by piece, for his own twisted satisfaction."